गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज के दिन 2 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी एक एक करके हम सारी जानेंगे। 2 नवंबर 1833 में समाज सुधारक और होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले महेंद्र लाल सरकार जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस होम्योपैथी डॉक्टर थे और समाज सुधारक भी थे। सन 1834 में 2 नवंबर के ही दिन एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिससे वहाँ अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के ही दिन मॉरिशस में अप्रवासी दिवस मनाया जाता है 2 नवंबर के दिन। तो ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एटलस नाम का एक जहाज जो था वो भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था आज ही के दिन सन 1834 में। सन 1951 में 1991 में मिस्र में ब्रिटेन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए करीब 6000 ब्रिटिश सैनिक पहुंचे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में सैनिक मिस्र पहुंचने के रास्ते में थे, तो आज ही के दिन वहां पहुंचे थे। सन 1886 में बेरित में इस्लामी चरमपंथियों के जरिए बंधक बनाए गए अमेरिकी नागरिक डेविड जैकोब्स को रिहा कर दिया गया था। आज ही के दिन बेरूत में जो इस्लाम चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी जो हैं, उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक को डेविड जैकोब्सन जिसका नाम है, उसको बंधक बना लिया था। आज ही के दिन उसको रिहा कर दिया गया था। सन 1988 में इजराइल में हुए आम चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और इस वजह से वहां पर सरकार जो थी अस्थिर हो गई थी और नहीं बन पाई थी। और साथ ही साथ में दो प्रमुख जो पार्टियां जो थी वो सिर्फ एक सीट के अंतर पर ही थी और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो दोस्तों कल के दिन संडे था और संडे के दिन हमारी क्लास होती नहीं है, इसलिए हम 1 नवंबर के दिन भी क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी वे सारी जानेंगे। तो 1 नवंबर के दिन सन 1765 में ब्रिटेन के उपनिवेशों में स्टैम्प एक्ट लागू किया गया था, जिससे कि किसी भी तार डाक चिट्ठी पर स्टैम्प लगाकर ही आगे बढ़ाया जाएगा, ये लागू किया था। भारत में पहला भाप इंजन चितरंजन रेल कारखाने में बनाया गया था। आज ही के दिन इसको समर्पित किया गया था। 1950 में पहली बार भाप इंजन बनाया गया था चितरंजन रेल कारखाने में। सन 1958 में 1958 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था। सन 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सेना नीदरलैंड के वॉलचरेन पहुंची थी आज ही के दिन। सन 1984 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। ये बहुत ही इतिहास के पन्नों में इसको काला दिन भी माना जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की उनके ही अंगरक्षकों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जो कि सिख धर्म के थे, सिख पंथी थे। इसी को देखते हुए पूरे देश में सिख विरोधी जो दंगे होने चालू हो गए थे। आज ही 1 नवंबर के दिन से, कल के ही दिन से स्टार्ट हुए थे सन 1984 में। सन 1984 के दंगे जो हैं वो बहुत फेमस माने जाते हैं, क्योंकि उस समय पे भारत में बहुत उथल-पुथल मची थी, क्योंकि लोगों में आपसी सौहार्द जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। लोगों में सिखों के प्रति घृणा होने लगी थी, उनके लिए विरोध होने लगा था कि भाई इन्होंने एक देश के प्रधानमंत्री को, जो उनकी पसंदीदा प्रधानमंत्री थी उस समय पर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो चलिए दोस्तों एक चीज और जानते हैं। 1 नवंबर के दिन बहुत से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हरियाणा का स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर के ही दिन मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हरियाणा जो स्टेट है हमारा, और साथ ही साथ पंजाब भी, हरियाणा पंजाब दोनों का जो स्थापना दिवस है तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। हैदराबाद की स्थापना जो है 1956 में हुई थी 1 नवंबर के दिन, और केरल की स्थापना भी 1956 में हुई थी। मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस जो है 1956 में हुआ था 1 नवंबर को, इसलिए प्रति वर्षानुसार 1 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन जो है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। और साथ ही साथ में छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से 1 नवंबर
को मनाया जाता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य का नया जन्म हुआ था। ये हुआ क्यों था? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ आदिवासी जातियां हैं और कुछ अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा स्टेट भी था, सबसे बड़ा स्टेट माना जाता था उस समय। अब यहाँ पर राजस्थान है अब के समय में। तो वहाँ पर बोलियों के आधार पर, भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ को अगेन मतलब मध्य प्रदेश को फिर से पुनर्गठित करके छत्तीसगढ़ राज्य बना दिया गया था सन 2000 में 1 नवंबर के दिन। तो दोस्तों ये हमने देख लिया 1 नवंबर के दिन कौन कौन से राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चीन किस देश में, किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास ताइवान, हांगकांग, बीजिंग या फिर तिब्बत। चलिए इसका आप जवाब मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बनाने जा रहा है? दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और साथ ही साथ में बेल आइकॉन क्लिक करिए, जिससे कि आपको बेरोक टोक जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देखिए। और मैं आपके लिए डेली डेली आपके लिए करंट अफेयर्स के क्विज लेकर आता हूँ और कुछ स्पेशल जानकारियाँ लेकर आता हूँ जो कि आपको पसंद आएगी। और साथ ही साथ आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर जरूर करते चलिए। चलिए इसका आंसर है तिब्बत। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है। यह डेटा सेंटर जो है, डेटा केंद्र जो है, चीन और कुछ अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरतों को भी पूरा करेगा। तो यहाँ पर चीन वापस फिर से अपने अपने आप की प्रभुसत्ता बताने के लिए तिब्बत में दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर एक क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर बना रहा है, जहां पर जो छोटे देश जो है, जो डिपेंडेंट हैं बड़े देशों के ऊपर जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी डेटा भंडारण, उनका जो डाटा है, स्टोरेज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए यहाँ पे ये बना रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। भारत ने किस राज्य की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदने के लिए बोला है? किससे खरीदे हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य या फिर जापान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं? चलिए इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑब्वियसली हम हर चीज़ अभी संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका से ही खरीद रहे हैं। हम मशीन्स गन खरीद रहे हैं, कुछ औजार खरीद रहे हैं और टैंक्स खरीद रहे हैं, लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी इस समय अमेरिका ही हमारा परम मित्र है, अमेरिका और रूस। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC बोला जाता है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम के 11,000 सेट मांगे हैं, खरीदे हैं। क्यों खरीदे हैं? क्योंकि भाई वो बहुत ठंडा एरिया है, तो वहाँ पर नॉर्मल जो ठंडे कपड़े होते हैं जो हम यूज़ करा करते हैं वो तो फेल हो जाएंगे वहाँ पर। तो वहाँ पर उस चीज़ को देखते हुए जो भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से 11,000 सेट खरीदे हैं, एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में, क्या रहने वाला है। 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? ऑप्शन है ASOS-X, EOS-1, LVX-2 या फिर PVS-1। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। 7 नवंबर को इसरो द्वारा कौन से उपग्रह का, किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाएगा? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए आंसर,
और आपके लिए एक चीज़ और बताने चाह रहा हूँ कि 7 नवंबर को जो इसरो उपग्रह लॉन्च कर रहा है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है हमारे ही चैनल पे की जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं भारत की उपलब्धियों के बारे में जानना, क्योंकि उस समय में लाइव स्ट्रीम के साथ साथ में आपको भारत के जो इसरो का जो जितने भी अभियान हुए थे, जितने भी हमारे जो मिशन हुए थे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित, वो सारे में आपको जानकारियां लेकर आऊंगा, जिससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ ही साथ में हम भारत की इस उपलब्धि का लाइव स्ट्रीम देख पाएंगे। तो बने रहिए, 7 नवंबर को दिन में 3:02 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, 7 नवंबर को इसरो द्वारा किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है? इसका आंसर है एओज-1। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो आने वाले 7 नवंबर 2020 को PSLV C49 में प्राथमिक उपग्रह के लिए अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट एओज-1 और 9 कस्टमर सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण भी करेगा। चलिए आगे बात करेंगे, भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है आपका 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर या फिर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए मध्य एशिया के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का कितना विस्तार करने का निर्णय लिया है? चलिए इसका आंसर है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत ने 28 अक्टूबर 2020 को मध्य एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के ऋण व्यवस्था एडिशनल लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। चलिए आगे बात करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राज्य के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस राष्ट्र के बीच में स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्रों में समझौते जो हुए हैं उस पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है आपके पास कैमरून, नाइजीरिया, डेनमार्क या फिर कंबोडिया। चलिए इसका आंसर दीजिए मुझे, कमेंट में क्या रहने वाला है? किस राष्ट्र के साथ में भारत सरकार ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए इसका आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया ने किए हैं, कंबोडिया के साथ किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर सन 2020 को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इसके बारे में जो सारा डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो बने रहिए, अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि कुछ डिटेल्स जो मैं आपको आर्टिकल्स के थ्रू समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस मैंने बता दिए कि क्या क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आगे हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, सारी चीजों को। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है? चलिए इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीयन के लिए धरनी पोर्टल ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। तो यहाँ पर तेलंगाना सरकार ने भूमि एवं जो प्रॉपर्टीज हैं उनके जो रजिस्ट्री होनी है, रजिस्ट्रेशन होना है, उसके लिए एक पोर्टल का लॉन्च किया है जिसका नाम है धरनी। यहाँ पर भूमि के पंजीयन रजिस्ट्री के लिए जो भी किसी भी प्रकार की जो टेक्निकल प्रॉब्लम होने वाली हैं, उन सभी को कमियों को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। यहाँ पर डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन पंजीकरण या रजिस्ट्री के लिए यहाँ पे एक पोर्टल बनाया है। चलिए आगे बात करेंगे, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया, एक मैसेंजर का निर्माण किया है? आपको बताना है किसने यहाँ पर इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक एप्लीकेशन, एक मैसेंजर को विकसित किया है। ऑप्शन है आपका डीआरडीओ, इसरो, भारतीय सेना या फिर प्रादेशिक सेना। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग, एक मैसेंजर का विकसित किया, मैसेंजर को बनाया है? चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है?
चलिए, इसका आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम का एक साधारण मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित किया है। यह एप्लीकेशन इंटरनेट पर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए एंड टू एंड सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का भी समर्थन करेगा। तो यहाँ पर भारतीय सेना ने खास तौर से भारतीय सैनिकों के लिए, जो फील्ड पर हैं और जो फील्ड पर नहीं है, दोनों के लिए किसी भी प्रकार का मैसेजिंग टूल अभी यूज करने के लिए टोटली बंद करके रखा है। जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज करा करते हैं, तो भारतीय सेना के सैनिकों के लिए व्हाट्सअप को यूज करने की अभी बंद करा गया है कि आपको एक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आप किसी भी प्रकार का मैसेंजर ऐप अभी यूज नहीं करेंगे। और साथ ही साथ में अब यहाँ पे भारतीय सेना ने एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है साई नाम का, जो कि यूजली मेनली अधिकतर जो यूज करने के लिए भारतीय सैनिकों के लिए किया जाए कि आप व्हाट्सएप की जगह पर या कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है उसकी जगह पर आप इसका यूज करिए। सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, या कोई भी जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। तो अगर हम सेना के जो जवान जो हैं, अगर कैजुअली अगर भी बातचीत भी करते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया, एंड्रॉयड ऐप का लॉन्च किया, जिसका नाम है साई। तो मेरा आपसे निर्देश भी है और अनुरोध भी है कि अगर ये ऐप साई अगर गूगल प्लेटफॉर्म पर आ जाता है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अगर आ जाता है, तो निवेदन है कि आप भी इसका उपयोग करिए, क्योंकि भारत का बनाया हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे लिए एक गर्व की बात है कि हाँ, अपना खुद का एंड्रॉयड ऐप जो है वो भारत सेना की तरफ से बनाया गया है, उसको हम यूज़ करेंगे और मैं खुद यूज़ करूँगा इसको लेके। चलिए आगे बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? चलिए, इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला किया है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। किस राज्य सरकार ने 600 रुपए में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया है? चलिए, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थानों में आने वाले ऐसे मरीज जो कोरोना पीड़ित ना होकर किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए आए हैं, उनके इलाज से पूर्व की जाने वाली कोरोना जांच में सस्ती कर दी गई है। इसमें जो पैसा जो है वो कम कर दिया गया है। इसके तहत नॉन कोविड सेंटर के मरीजों की कोरोना वायरस की आरटीपीसी जांच मात्र 60% की कमी करते हुए 600 रुपये निर्धारित कर दी गई है। अभी तक ऐसे मरीजों के कोरोना टेस्ट के लिए 1500 रुपये देने पड़ते थे। तो यहाँ पर यूपी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो गरीब व्यक्ति हैं, गरीब आदमी हैं, अगर उनको कोरोना नहीं है परंतु कुछ भी बीमारी, कोरोना के अलावा कोई भी दूसरी बीमारी है, अगर उसका वो इलाज कराने आते हैं तो गाइडलाइन के अनुसार पहले उसका टेस्ट कराया जाएगा, फिर उसका इलाज कराया जाएगा। तो एक जबरदस्ती का एक गरीब आदमी के ऊपर एक बोझ जो है वो थोपा जा रहा है कि आप पहले टेस्ट कराइए। पहले इसका जो चार्जेस था 3000 था, फिर 1500 है। तो आप 1500 रुपये का पहले टेस्ट कराइए, उसके बाद फिर आपके बारे में हम देखेंगे आपका इलाज करना है या नहीं करना। तो ये जो सुविधा, मतलब सुविधा भी बोल सकते हैं इसको, ये थी। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी सी रियायत दी है। यहाँ पे बोला गया कि 60% कमी करी गई है। मात्र 600 रुपये में हम ये टेस्ट करने के लिए आपसे बोल रहे हैं कि आप 600 रुपये ही दीजिए 1500 की जगह पे, अगर आप कोरोना पॉजिटिव नहीं है, आप कोई दूसरी बीमारी का इलाज कराने आए हैं तब के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए, ऑप्शन है आपके पास 5 अरब अमेरिकी डॉलर, 7 अरब अमेरिकी डॉलर, 1 अरब अमेरिकी डॉलर या फिर 3 अरब अमेरिकी डॉलर। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ कितने अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए, इसका आंसर है 1 अरब अमेरिकी डॉलर। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक के साथ 1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में जारी बैंक की विज्ञप्ति में बताया गया कि इस ऋण से भारत में जापानी वाहन निर्माता कंपनियों के कारोबारी संचालन की धन के सुचारू प्रवाह में मदद मिलेगी। समझौते के तहत 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि जो है अन्य भागीदारी बैंक देंगे।
चलिए आगे बात करेंगे। पुरुष वर्ग में 100 मीटर के विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैप पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो न्यूज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक न्यूज़ है और ये अभी रिसेंट में ट्रेंड भी कर रही थी कि पुरुष वर्ग में 100 मीटर का विश्व चैंपियन, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन है तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता रहनी चाहिए क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था। विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े हुए 3 मामले हैं, उनका उल्लंघन किया गया है। 3 यहाँ पे उनको एक्यूज बनाया गया है 3 मामलों में। इसको देखते हुए कितने साल का उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, आपको बताना है कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 2 बार 4 साल लिख गया यहाँ पे, और 2 साल। यहाँ पे 1 साल कर लीजिए इसको। 3 साल, 4 साल, 1 साल या फिर 2 साल। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। इसको 4 की जगह 1 कर दीजिए, 1 साल। चलिए इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। पुरुष वर्ग में 100 मीटर की विश्व चैंपियन क्रिस्टियन कोलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रैक एवं फील्ड की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कहा कि कोलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण से वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। तो ये तो हमने देख लिया, आज के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए, और 2 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और साथ ही साथ 1 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 1 नवंबर को किस किस स्टेट का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये हमने सारी चीजें देख ली। अब हम कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मैं आपको डिटेल्स में आर्टिकल के थ्रू बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं नेशनल यूनिटी डे 2020 जो मनाया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी और एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले उप प्रधानमंत्री तथा पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर आज विनम्र श्रद्धांजलि भी दी। कब के दिन दी? यहाँ पे 31 अक्टूबर के दिन दी। चलिए आगे बात कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दौरे से पहले केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया और सरदार सरोवर डैम के लिए डायनेमिक लाइटिंग का उद्घाटन भी किया। साथ ही यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आरोग्य वन, एकता मॉल एवं चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का भी उद्घाटन किया। वहां न्यूट्री ट्रेन की सवारी भी इन्होंने की। केंद्र सरकार ने जूट सामग्री से होने वाली पैकिंग की अनिवार्यता सभी नियमों के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को जूट की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ साथ किसानों को प्रोत्साहन के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत के लिए दिए गए मंत्र के नक्शे पर यह केंद्र सरकार की एक और घोषणा जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाली है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में बताया कि बैठक में तय किया गया कि 100% अनाज की पैकिंग जूट के बैग में ही की जाएगी। इसके अतिरिक्त कम से कम 20% चीनी की पैकिंग भी जूट के बैग में की जाएगी। केंद्र सरकार ने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किए जाने के इस मानक को विस्तृत किया है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कुछ जो अनाज के पैकिंग्स है वो प्लास्टिक के बैग में किए जाते हैं। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये नियम बना दिया है कि 100% अनाज की पैकिंग जो है वो जूट के बैग में ही की जाएगी और साथ ही साथ कम से कम 20% की जो पैकिंग जो है वो चीनी की जो पैकिंग जो है वो भी जूट के बैग में ही की जाने के लिए यहाँ पे सरकार ने नियम बनाए हैं। तो अभी आप देखते हैं कई जगह पे देखते हैं जो अनाज होते हैं वो प्लास्टिक के पैकेट्स में पैक होते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पे ये नियम बनाया गया है। बहुत अच्छा एक नियम है क्योंकि प्लास्टिक को हमको कम भी करना है, क्योंकि जूट जो है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो गलत हो जाएगा। इसको देखते हुए यहाँ पे ये जो मतलब ये विस्तार करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं बहुत सराहनीय कदम है। चलिए आगे बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच में समझौता किया है, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 अक्टूबर 2020 को अपनी बैठक में भारत और कंबोडिया के बीच एक समझौता MOU ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। यह समझौता ज्ञापन एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर पर किए गए हैं।
कुछ देख लेते हैं यहाँ पे कि इनके बीच में जो सहयोग होने वाला है कि क्या मुख्य क्षेत्र रहेंगे। भारत और कंबोडिया के बीच हुए समझौते ज्ञापन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दे रहेंगे। परिवार नियोजन, माँ और बेटे के स्वास्थ्य पर, टीबी एवं एचआईवी एड्स रोग के ऊपर, तकनीकी हस्तांतरण ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, रोग नियंत्रण, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं महामारी विज्ञान के ऊपर एवं चिकित्सा अनुसंधान एवं विकास के ऊपर। ये जो क्षेत्र रहने वाले इनके ऊपर हम स्वयं समझौता करके हम एक हमारे बीच में मतलब एक समझौता हुआ है कि इन क्षेत्रों पर हम मिलकर इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को हम निराकरण करेंगे और अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय सेना ने शुरू किया इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर। थल सेना अध्यक्ष ने 28 अक्टूबर 2020 को होने वाले आर्मी कमांडर्स सम्मेलन के मौके पर एक अद्वितीय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। भारतीय सेना द्वारा सॉफ्टवेयर को इस एहसास के साथ शुरू किया गया है कि सभी हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए यह स्वचालित, पारदर्शिता, दक्षता एवं बदलने के साथ साथ जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इसको हमने जो बनाया है कि ये भी हम देख लेते हैं। भारतीय सेना के कई स्टेशनों में बुनियादी सेना के विकास को महत्व दिया जा रहा है, जहां स्वतंत्रता की पूर्व अवधि के पुराने आवास को बदलने के लिए प्रमुख कार्यों की योजना बनाई गई है। यह महसूस किया गया कि प्रक्रिया समय लेने वाली है और इसमें कई एजेंसियां भी शामिल होंगी। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के प्रबंधन विकास की दिशा में भी तकरीबन सभी कार्य मैनुअल रूप से किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ज़्यादा समय लगता है और इससे कार्य कुशलता में भी कमी आती है। इसको देखते हुए हमने एक सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिसके थ्रू हम अपने कार्यों को स्पीड अप करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 30 अक्टूबर 2020 को गुजरात के केवड़िया में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने टी ट्रेन में सवार होकर इस पार्क का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करने के बाद केवड़िया में सरदार पटेल के प्राणी उद्यान का दौरा भी किया। इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने नर्मदा जिले के केवड़िया पहुंचकर आरोग्य वन के बाद एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का लोकार्पण भी किया और न्यूट्री ट्रेन में सवारी भी की। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क बच्चों के लिए पोषण संबंधी जानकारी, खेल खिलौने के लिए देने वाले लगभग 3500 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इस पार्क में बच्चों की घूमने के लिए एक न्यूट्री ट्रेन भी है। चलिए आगे बात करते हैं। आरोग्य वन में लगभग 380 प्रजाति के पेड़ भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन में स्थित आरोग्य कुटीर का भी भ्रमण किया। आरोग्य वन में लगभग 380 प्रजाति के पेड़ हैं, जिसमें सैकड़ों आरोग्य औषधि पौधे, जड़ी बूटियां हैं। इनके उपयोग एवं महत्व के बारे में जानकारियां भी उपलब्ध हैं। आरोग्य वन 17 हेक्टेयर में फैला हुआ है। योग और आयुर्वेद को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया गया है। विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करना है इसको। नर्मदा जिले के केवड़िया कॉलोनी को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के एक 100 किलोमीटर के रेडियस में राज्य सरकार 1000 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 2 दर्जन से अधिक परियोजनाओं को पूरा करेगी। इसमें 400 मकानों एवं एक आदर्श ग्राम भी शामिल होगा। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ। डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है। सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।